मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपने कल फंक्शंस का लेक्चर अच्छे से अटेंड किया होगा। हालांकि कुछ बच्चे प्रॉपरली अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी इस बात को सीरियसली लें। आपका सिलेबस कंटिन्यू आगे बढ़ेगा। तो फंक्शंस की मैंने कल आपको टाइप बताई थी, जस्ट वन एक तो फंक्शन की डेफिनेशन बेटे हमने करी थी और एक वन हमने किया था कल। आज हम उसी कड़ी में दूसरी जो मेन डेफिनेशन है वो है मैनी वन फंक्शन। तो पहले टाइप करेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद है अच्छे से सीखेंगे आप। तो मैनी वन फंक्शन क्या है? नाम से ही जाहिर है, मैनी विद वन। इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन have same image in codomain, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। जैसे एरो डायग्राम से समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ है 1 2 3, यहाँ है 4 5, ये 3 5 से कनेक्ट हो गया और मान लो 1 और 2 दोनों 4 के पास एडजस्ट हो गए। तो इस 1 और 2 की इमेज क्या हो गई? 4। दो एलिमेंट की एक इमेज है, तो मैंने लिखा सेम इमेज अगर होगी डिफरेंट एलिमेंट्स की तो उसे मैनी वन बोलेंगे। अब कई बार एग्जांपल पूछ लेते हैं पेपर में, तो जैसे बेटे f of x बराबर मॉडुलस ऑफ x है, तो ये मैनी वन फंक्शन है। क्यों है? जैसे मान लो आप 3 की मॉडुलस निकालते हैं तो क्या आती? 3, और -3 की मॉडुलस निकालते हैं तो क्या आती? ये तो 3 आती। आपने अप्लाई क्या किए थे? डिफरेंट एलिमेंट, परंतु इमेज क्या मिली आपको? सेम। जैसे कल हमने याद हो तो आपको cos x का एक एग्जांपल लिया था, वो भी तो मैनी वन था कि अगर मैंने 0 रखा तो मुझे क्या मिला था? cos 0 1 होता है, और अगर मैंने 2 पाई रखा तो cos even मल्टीपल ऑफ पाई बेटा जी हमेशा 1 होता है। तो ऐसे में और ओड हमेशा -1 होता है, तो ये आ जाएगा cos 2 पाई 1। तो डिफरेंट एलिमेंट बट इमेज सेम, तो दैट इज मैनी वन फंक्शन। और क्या हो सकता है? जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f of x, मान लीजिए मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेता हूं। अगर मैंने इसमें सोचो 0 रखा तो क्या आएगा? 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0, और अगर मैंने 0.9 रखा तो भी क्या आएगा? 0, बिकॉज़ 0.9 से छोटा इंटीजर क्या है? छोटा लेना होता है, तो वो 0 है। आपने डिफरेंट एलिमेंट ट्राई किया, आपको इमेज सेम मिल गई। तो जो नंबर 0 और 1 के बीच में होगा उस हर नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 के ही इक्वल होगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये भी एक मैनी वन फंक्शन है। जैसे सिग्नम फंक्शन होता है आपका f of x बराबर x by mod of x when x is not equal to 0 और 0 when x is 0, तो this is also a many one function। जो नंबर 0 से बड़े होंगे उन सबकी इमेज 1 आएगी, और जो नंबर 0 से छोटे होंगे उन सबकी इमेज -1 आएगी। तो ये सिग्नम फंक्शन की एग्जांपल होती है। तो ऐसे में ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? मैनी वन फंक्शन कहलाते हैं। तो जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है वो सारे के सारे मैनी वन होते हैं। और अगर टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन निकाल लो तो जो फंक्शंस पॉसिबल होते हैं उनमें से 1 1 के अगर केस माइनस कर दें तो मैनी वन फंक्शन रह जाते हैं। टोटल फंक्शन -1 फंक्शन बराबर है मैनी वन फंक्शन। तो ये दूसरी डेफिनेशन है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। इसके बाद तीसरी जो हमारी डेफिनेशन है वो है इनटू फंक्शन। हालांकि पहले ऑनटू होता है, बट फिर पहले हम इनटू सीखते हैं। इनटू फंक्शन, तो इनटू फंक्शन क्या होता है? जैसे ऐसे समझिए कि कई बार बहुत सारे ग्राहक होते हैं, परंतु एक ही दुकान पर चले जाते हैं और 1 2 दुकानें खाली रह जाती हैं, यानी उनके लिए कोई भी ग्राहक मौजूद नहीं होता है। तो ये जो कंपोजिशन होती है ये सारी इनटू फंक्शंस की होती है कि इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन, डेफिनेशन है ये इनटू फंक्शन की, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट इन कोडोमेन। इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन फॉर व्हिच देयर does not exist any pre-image in domain। डोमेन के अंदर यानी सेट ए के अंदर कोई भी प्री इमेज मौजूद ना हो तो उसे इनटू फंक्शन बोलते हैं। कैसे? आइए समझ लेते हैं। जैसे ये 1 2 3 है बेटा,
और ये 4 5 6 7 है, मान लीजिए ये इससे इंटरलिंक हो गया, ये इससे इंटरलिंक हो गया, ये इससे इंटरलिंक हो गया, पर ये 6 और 7 दो एलिमेंट बच गए जो किसी से भी कनेक्ट नहीं हो पाए। तो अगर कोडोमेन, ये कोडोमेन बताया था कल मैंने, तो कोडोमेन के अंदर कम से कम एक तो जरूर हो, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट अगर हैं जिनकी कोई भी प्री इमेज मौजूद नहीं है, तो उस कंपोजिशन को हम इनटू फंक्शन बोला करते हैं। तो चाहे मान लो ये 3 भी 4 से अटैच हो जाता तो तब भी 5 6 7 बचते। तो एक या एक से ज्यादा एलिमेंट जब किसी भी सेट के अंदर बच जाते हैं जिसके लिए कोई प्री इमेज मौजूद नहीं होती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हमेशा और हमेशा इनटू फंक्शन बोलते हैं। जैसे आप मॉडुलस फंक्शन की ले लीजिए, मान लो मैं ये कह दूं f r to r की कंपोजिशन है, f r to r की कंपोजिशन है, तो आप कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो आपकी अटैचमेंट किससे होगी, फंक्शन क्या दे दूं मैं, मॉडुलस फंक्शन दे दूं। तो अब देखिए बेटे, ये क्या है, कोडोमेन, और ये क्या है, डोमेन। जब आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब जो अटैचमेंट होगी वो तो पॉजिटिव रियल नंबर से होगी, तो नेगेटिव रियल नंबर क्या रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे। तो इसका मतलब नेगेटिव रियल नंबर के लिए यहाँ पर कोई भी प्री इमेज मौजूद नहीं होगी। तो ये मॉडुलस फंक्शन r टू r पे किसका काम करेगा, इनटू फंक्शन का काम करेगा, क्योंकि जो अटैच, हाँ अगर मैं यहाँ पर क्या लिख देता, r पॉजिटिव लिख देता, तो तब कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचता, और वहीं से दूसरी डेफिनेशन निकल के आती है जिसका नाम होता है ऑनटू फंक्शन। ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऑनटू फंक्शन को हम दूसरी स्थिति में सरजेक्टिव भी बोलते हैं, सरजेक्टिव। जैसे 1 1 को क्या बोलते थे, इंजेक्टिव, तो सरजेक्टिव भी बोलते हैं। तो इफ फॉर ऑल एलिमेंट, अब जैसे इसमें क्या डेफिनेशन बनेगी, इनटू से ही दूसरी डेफिनेशन निकल के आ गई हमारी ऑनटू की, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो जरा देखिएगा कैसे, इफ फॉर ऑल एलिमेंट of codomain, element of codomain, codomain के हर एक एलिमेंट के लिए there must exist, you can say there must exist at least one pre-image। याद रखिए 1 1 और 2 पे क्वेश्चंस पेपर में जरूर आते हैं। तो if for all element of codomain there must exist at least one pre-image in domain, तो उसको हम क्या बोलते हैं, onto फंक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 2 3 था और यहाँ पर 4 5 था, तो ये 1 4 और ये इससे अटैच हो गए और ये इससे अटैच हो गए। कहने का मतलब यहाँ पर कोई खाली ना बचे। देखो यहाँ तो कोई खाली बचता ही नहीं, मैंने बताया था कि हर कर्म के लिए एक फल तो जरूर रहेगा, यानी डोमेन का हर एक एलिमेंट तो अटैच जरूर होगा, अदरवाइज तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। पर कोडोमेन में अगर एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहता है तो वो हमेशा ऑनटू फंक्शन कहलाता है। जैसे ये मान लीजिए इस तरह से भी ले लेते हैं कि आपने इसको इससे अटैच किया, इसको इससे अटैच किया, इसको इससे अटैच किया, तो ये 1 1 भी है, क्योंकि कल एक डेफिनेशन बोली थी हमने, डिफरेंट एलिमेंट से अटैच होंगे तो उसे 1 1 बोलेंगे, तो ये 1 1 भी है, और साथ के साथ कौन सा भी है, ऑनटू भी है। ये कौन सा है, ये मैनी वन हुआ, क्योंकि दो एलिमेंट की एक इमेज हो गई तो नाम बन गया मैनी वन, और कौन सा बन गया, ऑनटू, तो मैनी वन ऑनटू। ये कौन सा, 1 1 ऑनटू। तो अगर डिफरेंट एलिमेंट के लिए जो हमारे कोडोमेन के अंदर है और हमारे लिए एक प्री इमेज मौजूद हो जाती है, तो उसको हम ऑनटू फंक्शन बोलते हैं। तो एक और डेफिनेशन इसका मतलब निकल के सामने आई कि मैं जब बोलता हूं कि परला सेट कोडोमेन है, अगर वो कोडोमेन रेंज जितना ही हो, क्योंकि कोई खाली ही नहीं बचेगा, तो एक डेफिनेशन और क्या होती है ऑनटू की, जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है वो है कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें f of x इज इक्वल टू y, के हर इनपुट के लिए एक वैलिड आउटपुट आपको मिल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑनटू फंक्शन कहते हैं। ऑनटू को दूसरे शब्दों में मैं रिवर्सिबल भी बोला करता हूं, मैं समझाऊंगा कि क्यों रिवर्सिबल बोला करता हूं, परंतु पहले एक चीज और सीख लेते हैं कि टोटल ऑनटू फंक्शन कितने होते हैं। आइए इसे देख लेते हैं कि अगर सोचो एक सेट है जिसके अंदर m एलिमेंट है और एक सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कुल मिलाकर के कितने ऑनटू फंक्शन हुआ करते हैं। सोचिए अगर m की वैल्यू n से कभी भी आपकी लेस रह जाती है, पहला केस ले लेते हैं m n से लेस हो जाता है, तो तब कोई भी ऑनटू फंक्शन
क्यों नहीं बनेगा, इसे इस तरह से समझते हैं, जैसे यहाँ है 1 2 3 और यहाँ है 4 5 6 7, यहाँ 3 एलिमेंट है, यहाँ 4 एलिमेंट है, इसे मैंने इससे अटैच कर दिया, इसे सोचो इससे अटैच कर दिया, इसे सोचो इससे अटैच कर दिया, तो ये 7 तो बैलेंस रह जाएगा। अब ये तो है नहीं कि 3 को सर 7 से अटैच कर दो तो फंक्शन ही नहीं बनेगा, एक एलिमेंट की 2 इमेज हो जाएगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर इस एलिमेंट के लिए कोई भी फ्री इमेज मौजूद नहीं होगी, तो ऐसी सिचुएशन में तो कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा, इनटू रह जाएंगे। तो पहला केस हो गया अगर mn से लेस है तो 0 होगा। दूसरा केस होता है अगर mn के बराबर है तो n फैक्टोरियल होता है, जैसे ठीक 1 के केस में आया था। अगर n की वैल्यू n से ज्यादा हो जाती है तो इसके लिए फार्मूला होता है बेटा समेशन स्टार्टिंग फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 अप टू n और -1 की पावर n माइनस r और r की पावर m। इसे हम दो तरीके से सीख सकते हैं, एक तो ये है, एक और भी आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूं, वो होता है nc0 के बाद m की पावर n माइनस nc1 n माइनस 1 की पावर n माइनस, यहां पर n लिख लेते हैं, n की पावर m, nc1 n माइनस 1 की पावर m प्लस nc2 n माइनस 2 की पावर m प्लस nc3 माइनस nc3 n माइनस 3 की पावर m। ऑल्टरनेटिव साइन चलेंगे, प्लस n की पावर n माइनस प्लस माइनस, और ये क्रम कंटिन्यू रहेगा। तो उस तरह से हम हमेशा टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकाल लिया करते हैं जब n की वैल्यू n से ज्यादा होगी। तो एक तरीका ये और दूसरा तरीका ये। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए इधर 4 एलिमेंट है और मान लीजिए इधर 3 एलिमेंट है, तो टोटल ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे? अब देखिए n तो क्या है 3, तो 3c0 3 की पावर 4 माइनस 3c1, अब 3 में से एक गया 2 2 की पावर 4 प्लस 3c2 3 माइनस 1 3 माइनस 2 क्या रह गया 1 1 की पावर 4 माइनस 3c3 और 3 माइनस 3 0 0 की पावर 4, तो ये कितना बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4 81। सबसे बेस्ट तरीका है ये जो है, या फिर समेशन वाले तरीके से कर सकते हैं। और 3c1 3 तो माइनस के 2 की पावर 4 16, 3c2 होता है 3 और ये रह जाएगा प्लस का 3, और इस तरह से 3 रेज़ टू पावर 4 81, 2 रेज़ टू पावर 4 16 3 48, तो ऐसे में टोटल हो जाएगा 84 माइनस के 48, टोटल मिला के 36 बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के 36 जो है हमारी ऑन टू फंक्शन हो जाएंगी, वो चाहे इस तरीके से निकालिए चाहे इस तरीके से। तो ये सबसे बेस्ट है nc0 n रेज़ टू पावर m माइनस nc1 n माइनस 1 रेज़ टू पावर m nc2 n माइनस 2 रेज़ टू पावर m, जब तक आपका n का प्रोसीजर खत्म नहीं हो जाता है। इसके अलावा मैं एक और आपको बात बताता हूं ऑन टू के लिए ही बेटे, कि अगर m तो कोई भी नेचुरल नंबर हो, m तो कोई भी नेचुरल नंबर हो और n की वैल्यू केवल 2 हो, मतलब परली साइड केवल 2 एलिमेंट हो, इधर की तरफ कोई भी नेचुरल नंबर हो, तो हमेशा टोटल ऑन टू फंक्शन होते हैं 2 रेज़ टू पावर m माइनस 2 2 रेज़ टू पावर m माइनस 2। अगर सोचो यहाँ 4 एलिमेंट है और यहाँ 2 एलिमेंट है, तो टोटल ऑन टू कितने बन जाएंगे 2 रेज़ टू पावर 4 16 माइनस 2, ऐसे में बन जाएंगे 14। अगर m तो कोई भी नेचुरल नंबर है, m तो कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, m तो कोई भी नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू बन जाए 3, तो फिर हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होते हैं बेटे 3 रेज़ टू पावर m माइनस 3 इनटू में 2 रेज़ टू पावर m माइनस 1। ये भी एक फार्मूला है जिससे आप जल्दी से निकाल सकते हैं। जैसे सोचो अब यही केस ले लेते हैं, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो ऐसे में 3 रेज़ टू पावर 4 81 माइनस, क्योंकि m की वैल्यू 4 थी तो 3 रेज़ टू पावर 4 81 माइनस 3 2 रेज़ टू पावर 4 16 माइनस 1, तो 16 माइनस 1 आपका 15 15 3 45, तो 81 माइनस 45, तो कुल मिला के कितना बैलेंस रह जाएगा वही 36 जो पहले आया था। तो याद रखिएगा जब m की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर है और n2 है तो फिर इतने, और अगर m की वैल्यू
फिर वो फार्मूला या फिर ये समेशन वाला फार्मूला, ये टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए हमारा काम आया करता है। तो ये बात हो गई हमारी 1 1 ऑन टू, मैनी वन इनटू या जस्ट इनटू फंक्शन के लिए। अब जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है, जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है, उसको हम बोला करते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। जो फंक्शन दोनों होता है उसे हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उसे क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से प्रोसीड करेंगे। इन पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे बाइजेक्टिव पे। आइए एक्सरसाइज से कुछ चुनिंदा क्वेश्चन हम लेने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है f ऑफ x स्क्वायर और f सच दैट R2 R की कंपोजिशन है, और पेपर में आ जाता है कि चेक करें कि ये 1 1 है या ऑन टू है कि नहीं है। तो सबसे पहले 1 1 के लिए हम कोशिश करेंगे। अब जो बच्चे बुक्स पे अप्लाई करते हैं, पेपर में अप्लाई करते हैं, वो क्या होता है? लेट x1 और x2 कोई भी क्या है? रियल नंबर है, सच दैट, फिर मैंने आपको क्या कंडीशन बताई? f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है। लेट x1 और x2 कोई भी रियल नंबर है और f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है, तो ऐसी स्थिति में क्या इक्वेशन बनेगी? x1 का स्क्वायर और दूसरी क्या बनेगी? x2 का स्क्वायर। इसका मतलब x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 बन जाएगा इक्वल टू 0। ऐसे में या तो x1 की वैल्यू आएगी माइनस x2 के, और या x1 की वैल्यू आएगी x2 के बराबर, बट दोनों ही पॉसिबल है बिकॉज़ रियल नंबर है। हाँ, अगर हमारा नेचुरल नंबर होता तो फिर दो नंबर्स का जोड़ कभी भी 0 नहीं होता नेचुरल के केस में, तो केवल ये शर्त बनती। अब दोनों शर्तें बन रही हैं, तो इसका मतलब क्या है? f इज नॉट 1 1, f 1 1 नहीं है। तो अब अगर 1 1 नहीं है तो कौन सा बोला जाएगा? मैनी वन बोला जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन आ जाती है, मान लो अगर इसे दूसरे तरीके से करने होते कि मान लो सर इससे नहीं करे तो दूसरे से अगर करें, डेरिवेटिव का भी बताया था आपने, तो f ऑफ x क्या है? x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? f डैश x 2x होता। अब अगर x पॉजिटिव रियल नंबर होता तो ये ग्रेटर देन 0 होता, और अगर x आपका नेगेटिव रियल नंबर होता तो फिर यही वैल्यू लेस देन 0 होती। ठीक बात है? तो इसका मतलब दोनों बातें होती, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दैट्स व्हाई ये फंक्शन एक 1 1 फंक्शन नहीं होता। तीसरा, अगर ग्राफ की बात करें तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ क्यों जाता पैराबोलिक शेप में, और अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल खींचते तो वो कितनी जगह कट करती है? आपको 2 जगह कट करती। तो ये फंक्शन एक 1 1 फंक्शन नहीं है, मैनी वन फंक्शन है। चाहे ग्राफ से करें, चाहे डेरिवेटिव से करें, चाहे नॉर्मल वे से करें, तो 1 1 नहीं है ये फंक्शन, यानी मैनी वन है। अब बात आती है कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो आपने लिखना है लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है जो वैल्यू परमानेंटली फिक्स नहीं है। दरअसल y जो होता है वो डिपेंडेंट एलिमेंट होता है। कोडोमेन के एलिमेंट हमेशा डिपेंड होते हैं डोमेन की वैल्यू पर, यानी आप इनपुट क्या डालेंगे तभी आउटपुट आपको मिलता है। तो आउटपुट हमेशा आर्बिट्रेरी होता है, वो डिपेंडेंट एलिमेंट होता है। तो लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन कोडोमेन। और डेफिनेशन क्या बताई थी ऑन टू के लिए? सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। अगर मैं ये साबित कर दूं कि ये जो कोडोमेन है ये मेरी रेंज के इक्वल है, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? ऑन टू फंक्शन कहेंगे। तो लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन कोडोमेन such that f of x is equal to y, therefore y किसके इक्वल आ जाएगा? x स्क्वायर के। दैट्स व्हाई x की कीमत किसके बराबर आएगी? रूट y के इक्वल आ जाएगी। अब सोचो मैंने y को क्या रखा? -2 रख दिया। क्या था वो? उन्हीं रियल नंबर में से मैंने लिया, कोडोमेन के सेट में से लिया। तो x की क्या वैल्यू आ गई? -2 का रूट। तो ये तो क्या है? ये तो इमेजिनरी नहीं, सॉरी रियल नहीं है, इमेजिनरी आएगा क्योंकि आयता बनता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उधर कुछ ऐसे नंबर हैं जिनके लिए हमारे को कोई भी नहीं वैल्यू मिलेगी, यानी फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर इन कोडोमेन, रियल नंबर इन कोडोमेन there does not exist, there does not
साइड तो वो तो किसी से भी अटैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे, नॉर्मली सोचो जब किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, तो नेगेटिव तो कभी आएगा ही नहीं, और रियल में नेगेटिव भी होते हैं, तो इसका मतलब वो हमेशा खाली रहेंगे, और अगर खाली रह गए तो उसी को हम इनटू फंक्शन बोलते हैं। तो डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्री इमेज इन डोमेन, या दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे, कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज बीटा, बिकॉज नेगेटिव एक्स्ट्रा हो गए हमारे पास, तो इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू, तो इसका मतलब ये एक ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ना तो ये 1 1 है तो कौन सा बन गया, मैनी वन, ना ही ये ऑन टू है तो कौन सा बन गया, इनटू, तो ये फंक्शन बन गया मैनी वन इनटू, अगर कोई पूछे तो मैनी वन इनटू फंक्शन बन गया। जैसे और क्वेश्चन लेते हैं बेटे, मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं f of x बराबर 4x क्यूब माइनस 7, 4x क्यूब माइनस 7 और f सच दैट रियल टू रियल डिकम्पोजिशन है, और f of x हमारा 4x स्क्वायर माइनस के 7, तो चेक करते हैं कि क्या ये 1 1 फंक्शन है, क्या ये ऑन टू फंक्शन है। आइए देखते हैं, लेट 1 1 के लिए चेक करते हैं पहले 1 1, तो क्या लिखेंगे, लेट x1 और x2 क्या है, कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर है सच दैट f of x1 is equal to f of x2, इसका मतलब 4x1 क्यूब माइनस 7 is equal to 4x2 क्यूब माइनस 7, now 7 to 7 cancel, तो 4x1 raised to power 3 minus 4x2 raised to power 3 is equal to 0, as a common क्या निकल गया, 4x1 raised to power 3 minus x2 raised to power 3 is equal to 0, या you can say 4 into x1 minus x2 और x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2, this is equal to 0, इधर ये 0 और वो 0, तो ऐसे में क्या आएगा, x1 minus x2 equal to 0, या फिर x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 is equal to 0, तो ये 0 नहीं हो सकता दरअसल, कारण ये 0 इसलिए नहीं हो सकता है कि अगर हम पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो 0 होगा ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर्स हैं, नेगेटिव में रखेंगे तो स्क्वायर्स का सम 0 से ज्यादा हो जाएगा, या फिर इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी लगा करके पता लगा सकते हैं कि ये 0 नहीं होगा किसी भी रियल नंबर के लिए, तो x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x2 के इक्वल आ जाएगा, अगर केवल एक ही वैल्यू मिलती है उसे 1 1 बोलते हैं। दूसरा सोचो, अगर मैं इसे डेरिवेटिव से कर रहा होता तो मेरे को मिलता 12x स्क्वायर डेरिवेटिव और 7 का 0, अब अगर मैं x की कोई भी वैल्यू रखता हूं तो स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो दैट्स व्हाई ये फंक्शन एक 1 1 फंक्शन हो जाता, तो ये फंक्शन एक 1 1 फंक्शन है। रही बात कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, तो जरा देखिए कि ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा, let y be any arbitrary element, let y be any arbitrary element in codomain such that f of x is equal to y, तो that's why y किसके इक्वल आ जाएगा, 4x क्यूब माइनस 7, ऐसे में बेटे 4x क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, y प्लस 7, ऐसे में x क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4, तो that's why x किसके इक्वल आएगा बेटे, y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 की टोटल पावर 1/3, तो फॉर ऑल y belongs to real number x must be real, कारण पहली साइड कौन से एलिमेंट थे, रियल, तो फॉर ऑल y belongs to real number x must be real as कारण as cube root of a real number is always real, cube root of a real number is always real, तो ऐसी सिचुएशन में क्या वैल्यू बन जाएगी कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट हमेशा रियल के लिए 100% रियल आता है। अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट होता तो सोचते हम कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा या आयटा में आएगा, बट अगर हम क्यूब रूट की बात करेंगे बेटे तो किसी भी नंबर का क्यूब रूट 100% रियल हो जाएगा। इसका
ऑन टू फंक्शन हो गया, तो ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है, यानी इसे दूसरे शब्दों में हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड और जो एग्जांपल हैं वो हम कल करेंगे। आज आप डेफिनेशन अच्छे से करेंगे मन में, और कल हम इसके बेसिक क्वेश्चंस जो बहुत अच्छे होते हैं एग्जाम के लिए वो कल सारे करेंगे हम फंक्शन से रिलेटेड। थैंक यू।